11th के, लेकिन वो फिजिक्स में नहीं आता, केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है 11th क्लास में, इफ यू रिमेम्बर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें आपको ये वाला चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो सब पढ़ा दिए गए जाते हैं। मतलब ये चैप्टर ऑलरेडी आपका 11th क्लास की जो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसमें ये ऑलरेडी कवर हो गया है, हो गया होगा। लेकिन इसका ये नहीं कि मैं तो बता रहा हूँ बात, डेफिनेटली वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन फिजिक्स वे, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एटम्स के बारे में, एटम एंड न्यूक्लियाई, एक्चुअली इसके भी मॉड्यूल्स, हमारे 3 मॉड्यूल्स एईएस वेब की पोर्टल पे आ चुके हैं। और थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नोट्स नहीं भेज पाया, लेकिन आज श्योरली बाय इवनिंग यू विल गेट द माय नोट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन पीडीएफ फॉर्मेट, ओके। बाकी ई कंटेंट वाले नोट्स भी हैं ही, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। हिमानी जैन तो कोई लड़की नहीं है आउटसाइड रावत बाटा। हिमानी जैन तो 12th में कोई लड़की नहीं है, आई कैन नॉट अलाउ हिमानी जैन, सॉरी। अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, हिमानी जैन आउटसाइड द एईसीएस फॉर रावत बाटा वांट्स टू ज्वाइन, बट वी आर कंपेल्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स। हम किसी बाहरी उस बच्चे को इसमें एंटर नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो मैं अब जो है आपको ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं। और एटम के बारे में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि एटम किसी भी मटेरियल का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल वी कैन से, जिसको पहले तो ये कहा जाता था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डॉल्टन के टाइम पे इसको अपन बोलते थे। लेकिन बाद में फिर एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में देखा गया, कंपोजिट कर, डिवाइड करके, डिवाइड मतलब वैसे नहीं कर सकते, लेकिन ये माना गया कि एटम भी किन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटाइटी नहीं है, ये थॉमसन ने बताया। तो एक्चुअली हमारा जो स्टोरी है ये थॉमसन से चालू होता है, लेकिन थॉमसन का मॉडल भी हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। एटम जो चैप्टर नंबर 12 है आपका, उसमें हमारे कोर्स में जो है कंटेंट वो है बेसिकली एक तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो फेमस एक्सपेरिमेंट कराया था गाइगर मार्सन ने भी करा था, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत सारा, उसका एक्सप्लेनेशन है ब्रीफ में। लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन कभी डायरेक्टली नहीं आता एग्जाम में कि एक्सप्लेन द अल्फा। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आज तक आपके बोर्ड में नहीं आया, ना आएगा कि एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेकिन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में है, तो उसमें से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसमें से मतलब निकल के 1 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, कि भाई अपने फिर उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे ही रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जा चुका है, मुझे पता है। तो इसलिए नाउ आई फील दैट यू ऑल विल बी कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर। आई फील दैट यू ऑल विल बी कंफर्टेबल इन द सेंस कि भाई देखो, एक तो क्या होता है कि कोई चीज ऐसी आ जाती है जो कभी पढ़ी नहीं आज तक, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में, 2-3 बार दिमाग लगाना पड़ता है ना, होता ही है ना ऐसा। और कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जो पहले भी पढ़ा हुआ है तो कितना मजा आ जाता है ना, अरे वाह, इसमें तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ये तो हमारा फटाफट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपका जो ये एटम वाले चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यू विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 मान सकते हैं इसको आप। फिर इसका 3rd चैप्टर वो आएगा न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई को एक कंप्लीट यूनिट के रूप में माना गया है। तो कई बार मतलब जो क्वेश्चंस है वो एटम और न्यूक्लियाई दोनों में से मिलाकर आते हैं। मतलब इस अकेले चैप्टर का वेटेज नहीं है, एटम और न्यूक्लियाई का मिलाकर वेटेज है। और वो कितना है, वो तकरीबन 5 मार्क्स का वेटेज है। एक्चुअली 5 मार्क्स का ड्यूअल नेचर और रेडिएशन रहता है लगभग, और बाकी 5 मार्क्स का ये। लेकिन ड्यूअल नेचर रेडिएशन में कई बार
4 मार्क्स भी आ जाते हैं, इसमें 6 भी आ जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये 3 चैप्टर जो है 10 मार्क्स के बताए गए। अब 10 में से ड्यूअल नेचर और रेडिएशन कई बार 5 का भी आ जाता है, कई बार 4 का भी आ जाता है, और एटम न्यूक्लियर कई बार 6 का भी आ जाता है, कई बार 5 का भी आ जाता है। तो वो एक छोटी मोटी बात है, उतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये है कहानी, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है कि एक तो रदरफोर्ड मॉडल पूरा डिस्कशन है, उसकी फिर उसकी शॉर्टकमिंग्स कि भाई बताया था ना कि उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, बताएंगे चलो। फिर नील्स बोर का मॉडल कि रदरफोर्ड के मॉडल में उसने कुछ मॉडिफिकेशन करके अपना एक एटॉमिक मॉडल का रिप्रेजेंटेशन दिया था नील्स बोर, और उसके बाद फिर नील्स बोर ने एटम की रेडियस वेलोसिटी वगैरह निकाली थी, एनर्जी, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज जो आप लोगों ने पढ़ी है, लाइमेन, बामर, पास्चन, ब्रेकिट, फुंड, इस तरह से। और ये है बस, ये 3-4 टॉपिक, ये टॉपिक्स इस चैप्टर में है। छोटा सा चैप्टर है ये भी, वही 3-4 दिन की क्लास में हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये चैप्टर भी, हार्डली 3 और 4 क्लासेस वी कैन से। तो वी होप दैट बाय फ्राइडे, इफ टुडे इज ट्यूसडे, देन बाय फ्राइडे वी विल कंप्लीट द चैप्टर। सेकंड सैटरडे संडे छुट्टी से पहले, मतलब फ्राइडे को वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। वी होप दैट if our regular class will be there, and okay, so students, तो डॉल्टन के बाद आपका थॉमसन का, इसमें थोड़ा आपको मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपको आइडिया बता देता हूँ कि थॉमसन ने बोला कि कोई भी मैटर का जो एटम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के रेडियस के एक रीजन में क्या होता है, स्प्रेडेड होता है, या उसका एग्जिस्टेंस होता है। 10⁻⁻10 मीटर के रेडियस के अंदर उस एटम का एग्जिस्टेंस होता है, रेडियस का मतलब आप एक एटम को 10⁻10 मीटर के रेडियस के स्फेरिकल रीजन से कंपेयर कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। और फिर वहां पे उसने ये बोला कि जो बेसिकली उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होता है, उसमें फैला हुआ होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पूरे एटम में, मतलब देखो थॉमसन की बात है, हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई थी, और रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्या करता है वो कॉन्ट्राडिक्ट, कि जो हमारा एटम है उसके अंदर जो 10⁻10 मीटर का जो रेडियस का रीजन है, उस 10⁻10 मीटर रेडियस के रीजन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा स्प्रेडेड होता है, फैला हुआ होता है पूरे एटम में। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज पूरे 10⁻10 मीटर रेडियस में फैला हुआ है। तो भाई एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम पे नेट चार्ज तो हमें बताया गया 0 होता है। तो यदि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, कोई अपोजिट नेचर का चार्ज भी होना चाहिए। तो फिर वो प्लम पुडिंग मॉडल लेके आया। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब हमारे इंडियन वर्जन में देखें तो क्या बोलते हैं, वाटर लेमन, कि वाटर लेमन में जो अंदर फ्रूट है पूरा रेड कलर का, दैट इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। वो बोल रहा है कि उसने फिर बोला है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जगह जगह पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में होते हैं। वो क्या होते हैं, जगह जगह पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे शीट पे चार्ज दे देते हैं ना अपन, जैसे कॉम को रगड़ते तो कॉम पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाता है, लाइक दैट। तो उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज तो पूरा यूनिफॉर्मली फैला हुआ है 10⁻10 मीटर रेडियस के अंदर। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो जगह जगह पे आपका क्या है, पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड नहीं है इन अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल। और इसके कंपेयर, इसको फील कराने के लिए, इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए उसने प्लम पुडिंग, कोई स्वीट आती है, लेकिन अब उसके लिए अपन इंडियन, उसकी जो इंडियन एनालॉजी है वो क्या लेके चलते हैं, यहाँ की वाटरमेलन। वाटरमेलन से उसका कंपेयर कर रहे हैं, इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि वाटरमेलन से उसने कंपेयर करके बोला कि इन वाटरमेलन यू सी दैट फ्रूट इनसाइड दैट रेड कलर फ्रूट यू ईट, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव चार्ज। वो यूनिफॉर्मली रहता है फ्रूट उसके अंदर, और जगह जगह वाटरमेलन में सीड्स निकलते हैं, बीज जो ब्लैकिश और ब्राउनिश होते हैं, वो आपके यूनिफॉर्मली नहीं रहते हैं, वो जगह जगह धसे हुए रहते हैं, है ना, जिनको निकालना पड़ता है पहले खाने से पहले। तो वही सीड्स आपके जो होते हैं वो जगह 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 धसे हुए होते हैं। तो दैट वही उसने इमेजिनेशन की कि बोले हम एक एटम को भी इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि एक वाटरमेलन को आप देख रहे हैं, बस उसमें वो जो आपका फ्रूट है रेड कलर का, दैट इज पॉजिटिव चार्ज,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो जगह जगह इम्बेडेड, धसे में मतलब द सीड्स आर इम्बेडेड एट द सर्टेन प्लेसेस, दे कैन बी कंसिडर्ड एज द नेगेटिव चार्ज। और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू ईच अदर, सो इलेक्ट्रिकली एटम इज न्यूट्रल। ये बात थॉमसन ने बताई। ये मैंने थॉमसन मॉडल आपको बस ऐसे बता दिया है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट ये एग्जाम में नहीं आता है। हमारा सिलेबस जो चालू होता है वो होता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तब फिर थॉमसन का ही एक स्टूडेंट था रदरफोर्ड। एक्चुअली आपको बताऊं, थॉमसन वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड एक्चुअली। तो ये बात अभी मैंने एनसीईआरटी में ये चैप्टर में थोड़ा रीड कर रहा था, थोड़ा फ्री बैठा था, तो आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन आई केम टू नो कि रदरफोर्ड वाज द स्टूडेंट ऑफ द थॉमसन। तो देखो कई बार स्टूडेंट भी क्या होते हैं, बच्चों से टीचर से आगे निकल जाते हैं, टीचर के मॉडल को गलत सिद्ध किया तो उसके स्टूडेंट ने, तो ऐसा होता है कई बार। तो वो उसका रिसर्च स्टूडेंट था थॉमसन का, कौन? रदरफोर्ड वाज द रिसर्च स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। थॉमसन वाज द प्रोफेसर एंड अर्लियर लेटर ऑन रदरफोर्ड आल्सो बिकेम द प्रोफेसर, बट इनिशियल डेज का बता रहे हैं कि इनिशियली ही वाज द रिसर्च स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। फिर उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली रदरफोर्ड वाज नॉट एग्री विद दिस थॉट ऑफ थॉमसन। वो थॉमसन की इस थॉट से एग्री नहीं था, उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ फील हो रही थी। लेकिन अब वही बात है कि आप किसी बड़े साइंटिस्ट की बात को यदि झुटलाना, तो आपको उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ऐसे तो कोई आपकी बात नहीं मान लेगा कि अरे भैया वो गलत बोल रहे हैं, और वो भी जब आपके वो सर हो, वो आपके गुरु हो, गाइड हो। जैसे मैंने बोला थॉमसन वाज द मास्टर, थॉमसन उसका सर थे, मतलब ही वाज द रिसर्च स्टूडेंट ऑफ। तो रदरफोर्ड को फिर एविडेंस के लिए उसने फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में फिर रदरफोर्ड, और वो बात बहुत सालों बाद किया, मतलब जब वो खुद एक प्रोफेसर बन गए रदरफोर्ड, तब उसने वो एक्सपेरिमेंट किया। और फिर उसमें गाइगर और मार्सन का नाम भी आता है बुक्स में। गाइगर एंड मार्सन वर द स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड ने उनकी हेल्प से फिर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एंड फिर उसने जो आइडिया दिए, उसने पूरे एटम की स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया। मतलब जो एटम को लेके लोगों के अंदर जो फीलिंग्स थी, जो उसका नजरिया था देखने का, वो बदल दिया पूरा उसने। और रदरफोर्ड को याद किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई। उसको न्यूक्लियाई नाम का जो एक पोर्शन होता है, जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई, जिसके अंदर की किसी भी एटम का मैक्सिमम 99.9% मास और नेट पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके मेन पार्टिकल होते हैं। वैसे हमारा अगला चैप्टर न्यूक्लियाई है, वहां पे हम उसको पढ़ेंगे डीपली। उस पोर्शन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई। उसको बताने का क्रेडिट एटम में, उसको कि भाई एटम में एक न्यूक्लियाई नाम का एक पोर्शन होता है, जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल मास होता है नेट अप्रोक्सीमेटली, वो बताने का जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। तो इससे पहले वो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है, और वो थोड़ा सा, लेकिन वही बात होगा, एक्सपेरिमेंट विल नेवर आस्क डायरेक्टली इन द एग्जाम्स लाइक डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट। Such type of questions have not been asked so far and will not be asked in future also. Then you have to prepare short questions, 1 marks question from this experiment part. कि उसने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द रदरफोर्ड। तो व्हाट इज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड? लेट अस सी कि उसने क्या किया कि जैसे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, BI बिस्मथ को लिया उसने, बुक में दिया हुआ है बिस्मथ वगैरह का। एक अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल को क्या लिया गया है। अल्फा पार्टिकल हीलियम का एक आयोनाइज्ड आयन होता है, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है।
यानी उसके हीलियम का आयोनाइज्ड आयन मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर उसका 4 होता है, यानी कि अल्फा का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, और अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है, 2 टाइम्स। और अल्फा इज ए नेचर क्या होता है इसका, प्लस। अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो अल्फा पार्टिकल उसने यहाँ पे सोर्स से उसके, और उसको एक कॉल्यूमिनेटेड बीम बनाने के लिए उसने क्या किया, दो इस तरह से ग्लास की जो स्लैब्स है उसके बीच में उसको उसने पास कराया। जो ग्लास की जो स्लैब्स है इस तरह से, उन ग्लास की स्लैब में से उसने उनको इस तरह से, तो ये ग्लास की स्लैब एकदम बहुत डिस्टेंस पे रखी, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखी हुई है। इनके बीच में एक बहुत ही नेरो होल है। ये ग्लास की स्लैब्स है, या ग्लास ब्रिक्स मान सकते हो, ग्लास की प्लेट मान सकते हो, और दे आर यूजुअल जस्ट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो अभी क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इसके अल्फा पार्टिकल एक बीम के फॉर्म में आएगा, इनमें से जब हो जाएगा तो एक बीम, वो अल्फा पार्टिकल ऐसा लगेगा जैसे लाइट की बीम नहीं आती लेजर से, अरे जैसे लेजर से लाइट की बीम नहीं आती वैसे अल्फा पार्टिकल की बीम आएगी, सॉरी हाँ अल्फा पार्टिकल बीम आएगी फ्रॉम दिस टू स्लैब्स। नाउ these alpha particles are made to fall on this a very thin wire. Now this, you know, this uh, beam of this is alpha particle beam, this is beam of alpha particle, और इसके ऊपर ये बीम अल्फा पार्टिकल की आती है। नाउ दिस इज व्हाट इज दिस वायर, दिस इज वेरी थिन गोल्ड फॉयल। ये क्या है, बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल, गोल्ड की फॉयल है, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम उसने रखी थी, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ मीटर। अब आप देख लो कितना कितना माइनर लेवल का एक्सपेरिमेंट था ये, कितना माइक्रोस्कोपी लेवल पे किया गया होगा इसको। हम तो सोचते हैं मतलब ऐसे बस इसको ऐसे ऐसे लाइट ऐसे अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर करा दिए उसको, बहुत ही माइक्रो लेवल पे ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट हुआ था। 10⁻⁻⁶ मीटर थिकनेस का ग्लास स्लैब, जिसको स्पेशल लेबोरेटरी में ही तैयार किया जा सकता है। यस सीधे एग्जिट वैल्यू बता रहे हैं, अच्छी बात है। 2.1 इंटू मैं ऑर्डर बता रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि वैल्यू मुझे खुद को याद नहीं रहती, सही बताऊं तो मुझे हमेशा ऑर्डर ही याद रहता है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, आपको वैल्यू याद अच्छी है, कहीं से आपने देख ली हो तो भी अच्छी बात है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे होते हैं। 10⁻⁶ मीटर की जो गोल्ड फॉयल है वो ऐसे तो मिलेगी नहीं, वो तो आपको स्पेशल लेबोरेटरी में प्रिपेयर करनी पड़ेगी पहले इस तरीकों से। तो 10⁻⁶ या 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर की एक गोल्ड फॉयल उसने ली, और वो गोल्ड फॉयल आयरन गोल्ड की थी, सॉरी आयरन में गलती से बोल गया, गोल्ड की, गोल्ड फॉयल है तो गोल्ड की होगी, आयरन की कैसे हो जाएगी, 79 जिसका एटॉमिक नंबर होता है। तो दैट गोल्ड फॉयल वाज देयर, एंड this alpha particle beam coming from the source and in the form of collimated beam from the glass slab, it is allowed to fall on this wire, it is allowed to fall on this gold wire, gold foil. Now this will scattered in the various direction, this will scattered in the various direction। लेकिन वही बात है, गोल्ड फॉइल को भी हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे 7 मीटर थिकनेस हम कहाँ देखेंगे, और अल्फा पार्टिकल भी नहीं देखते। ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपका पूरा एक एक इसका अरेंजमेंट होता है, उस पर बंद होता है। और हमको क्या पता अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हो गया, हमको क्या पता लगेगा। अल्फा पार्टिकल इज जस्ट लाइक वेरी स्मॉल एटॉमिक लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें एकदम एटॉमिक लेवल पे हो रही है। तो अल्फा पार्टिकल इतना स्मॉल है कि उसको कैसे पता लगेगा कि भाई वो स्कैटर्ड हो गया, हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए उसने क्या लिया, डिटेक्टर लिया, फिर एक डिटेक्टर की जरूरत पड़ी। तो डिटेक्टर के फॉर्म में क्या लिया, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लिया, ZNS स्क्रीन बोलते हैं उसको, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन उसने वहां पे लिया रदरफोर्ड ने, गाइगर मार्सन जो भी आप समझे समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंक सल्फेट यानी जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड की ZNS की स्क्रीन। और ये ZNS क्या करता है, ये इल्यूमिनेट स्क्रीनटेशन प्रोड्यूस करता है। इसके ऊपर कोई भी एटॉमिक एटम्स के जो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रिलियंसी, चमक पैदा कर देते हैं, स्क्रीनटेशंस बोलते हैं। तो उन स्क्रीनटेशंस को तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। और यहाँ पे फिर क्या लगा दिया उसने एक, यस
यहाँ पे अब उसने ये स्क्रीन ZNS स्क्रीन है ये, और इस पे फिर आपका क्या कर दिया उसने, एक रोटेटर लगा दिया ये, ठीक है ना। और ये इसको क्या करता है, अलग अलग एंगल पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकते हैं इसको अपन। ये ZNS स्क्रीन क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्क्रीन पे अपन रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। या इसमें ऐसे मान सकते हो कि ये आपका ZNS स्क्रीन, सॉरी इसको आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा अपन मॉडिफिकेशन इसमें ये कर लेते हैं। ZNS स्क्रीन अपन इसको बोल देते हैं रोटेटिंग वाला, हाँ ये वाला। ये तो ऐसे एक बेस मान लो डिटेक्टर, ये ZNS स्क्रीन क्या कर सकती है, इसमें रोटेट कर सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे अपन ZNS स्क्रीन को रख के देख सकते हैं कि जो स्क्रीन टेशन है वो कितने ज्यादा है। स्क्रीन टेशन का मतलब हो गया कि ये अल्फा पार्टिकल जो है वो इसमें से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल इसमें से कोलाइड कर रहा है इस ZNS में, ZNS के एटम से, और उस कोलिजन से क्या हो रही है, इल्यूमिनेंस स्क्रीनटेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखने की बात यह है कि 10⁻⁷ मीटर रेडियस का, ये 10⁻⁷ मीटर हाँ थिकनेस का ये गोल्ड फॉइल है। इतनी थिकनेस का गोल्ड फॉइल लेने का पर्पस क्या रहा होगा, दिमाग में बात आती है बिल्कुल ही। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिजिक्स में, और इसका आंसर भी एनसीईआरटी में दिया गया है कि इतना कम नेग्लिजिबल थिकनेस लेने का क्या रीजन रहा होगा इन दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाई ही considered very thick, या he took very thick नहीं सॉरी very thin गोल्ड फॉइल। इतनी पतली गोल्ड फॉइल लेने का क्या लॉजिक था, तो उसका क्या लॉजिक रहेगा है, आपने पढ़ा 11th क्लास में, इसलिए मैं पूछ सकता हूं आपसे, इफ यू नो देन यू कैन आंसर। If anybody can tell what was the purpose of taking so much thin gold foil in this experiment? Because I can expect the answer, because I know that you have studied this chapter in 11th class chemistry atomic structure. That's why I am asking. Nobody is telling. So कोई बात नहीं, मैं I tell you that अच्छा दिव्यांशी का आंसर आया, अल्फा पार्टिकल कैन थ्रू इट इजीली, ओके दिव्यांशी का आंसर आया ओनली, और एनीबडी एल्स, ठीक है चलो मैं बता रहा हूं इतना। एक्चुअली उसमें देखो क्या होता है कि आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है वो, अब देखो ये पूरा गोल्ड का फॉइल है, अब इतनी सी रीजन में कितने सारे एटम आ जाएंगे। मैंने मान लो एक डॉट बनाया बोर्ड पे, अब इस डॉट का डायमीटर कितना कम है, इसमें भी आपको करोड़ों अरबों एटम्स आ गए। तो इतनी कम थिकनेस लेने का जो लॉजिक था वो ये था कि अल्फा पार्टिकल एक एटम से ही इंटरेक्ट करे, अदर एटम्स के इंटरेक्शन में वो ना आए। समझ में आ रही मेरी बात, दैट अल्फा पार्टिकल शुड इंटरेक्ट विथ ओनली वन एटम एंड इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द अदर एटम। ठीक, कई बच्चे लिख रहे हैं इट कैन बी करेक्ट अप टू सम सर्टेन एक्सटेंट, many are writing like this, does not suffer any collision, but I feel that it is correct up to certain extent, not completely it is correct। कंप्लीट करेक्ट में आपको थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल शुड इंटरेक्ट ओनली वन पार्टिकल एट ए टाइम ऑफ गोल्ड फॉइल, सो दैट्स व्हाई द थिकनेस इज वेरी स्मॉल। एंड वही बात आ गई आपकी, ठीक है, वी कैन ऐड लाइक दैट कि इट डज नॉट सफर एनी कोलिजन विद द अदर पार्टिकल एज वेल, वो बात वही हो गई। आप जो लिख रहे हैं वो इनडायरेक्टली बात हुई है, लेकिन उसको अपन को थोड़ा इस तरह से बोलना पड़ेगा, द अल्फा पार्टिकल शुड नॉट सफर एनी कोलिजन विद अदर पार्टिकल एंड एट ए टाइम इट शुड बी कम इन कॉन्टेक्ट और इट शुड कोलाइड ओनली विद वन पार्टिकल, ठीक है ना। लेकिन अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका आंसर क्या हो गया, इसलिए गलत हो गया कई बच्चों का, जो आपने लिखा है ना डज नॉट सफर एनी कोलिजन, तो ये तो गलत की बात, क्योंकि एक आइटम से तो उसकी कोलिजन हो ही रही है ना, तभी तो स्कैटर्ड हो रहा है। एनी कोलिजन का मतलब तो हो गया नो कोलिजन, अल्फा पार्टिकल इज गोइंग विदाउट एनी कोलिजन। अरे विदाउट एनी कोलिजन होगा तो फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि स्कैटरिंग हुआ होगा। स्कैटरिंग के लिए कोलिजन होना जरूरी है, कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा तभी तो अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्कैटर करेगा, फैलाएगा। विदाउट कोलिजन हाउ मच स्कैटरिंग इज पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था इट इज करेक्ट है अप टू सर्टेन एक्सटेंट बट नॉट कंप्लीटली करेक्ट है। तो इसके लिए आप उसको ऐसे, अब अपने आंसर को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। मैं जो बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल शुड इंटरेक्ट ओनली वन एटम एट ए टाइम एंड इट शुड नॉट इंटरेक्ट विद अदर एटम, वहां पे आप ये लिख सकते हैं it so that it should not collide with other atoms and at a time it collide with only one atom।
but it is not right to write does not suffer any collision. It is give a wrong misconception कि भाई वो तो बिना कोई collision के scattered कैसे हो सकता है. फिर again a counter question will be there for you if you write like this. Then again a counter question will be there. Then how it is scattered? If there is no collision, it does not suffer any collision, then how it become scattered? ये आपके पास एक काउंटर क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आप उसको पहले ही मॉडिफाई कर दीजिए. बोले सो मच थिन 10 के पावर 7 मीटर थिकनेस लेने का यही रीजन है कि इट शुड इंटरेक्ट वन एटम, मतलब एक एटम से उसकी इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या लिया गया है, इतना थिन लिया गया है. और फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं एंड इट डज नॉट इंटरेक्ट और कोलिड विद अदर एटम्स. तो ठीक है साहब, अभी स्कैटर्ड हो गया. अब ये क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो क्या करते हैं वो बता देता हूँ. कि ये जो जेडएनएस स्क्रीन है, ये इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकती है. तो इस जेडएनएस स्क्रीन को अपन अलग अलग एंगल्स पे क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ला ला के देखते हैं और देखते हैं जेडएनएस स्क्रीन में कितने स्क्रीनटेशंस प्रोड्यूस होते हैं. और फिर स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल्स और एंगल्स, कितने एंगल पे वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनके बीच में एक ग्राफ उसने बनाया. क्या बोला मैं, नंबर ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल एट एनी गिवन एंगल, और एंगल के बीच में उसने क्या किया, स्टडी किया. एंगल कहां से पता लगेगा, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होता है एंगल मेजरमेंट करने का, वो अपन ने दिखाया नहीं है, नो नीड टू डू दैट. और ये जेडएनएस स्क्रीन को अलग अलग एंगल के ऊपर अपन रख के देखते हैं कि स्क्रीनटेशंस कैसे आ रहे हैं. उससे अपन को आइडिया लग जाता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, लाइक दैट. और फिर उसने एक ग्राफ बनाया बिटवीन व्हाट, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एट द गिवन एंगल थीटा एंड एंगल थीटा. किसकी सिर्फ से ग्राफ बनाया, देखो द ग्राफ वाज ड्रॉन विद द एंगल थीटा एंड नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल and number of scattered alpha particles at any angle theta. तो इसको मैं n थीटा लिखता हूं, n ब्रैकेट थीटा मतलब किसी थीटा एंगल पे स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल का नंबर. ओके, और ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आपको मिला, इस तरह से. यानी कि ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, मतलब जो एंगल इज वेरी स्मॉल, 0 डिग्री है, तो ये नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ एटम्स. मतलब 0 डिग्री पर स्कैटर्ड होने वाले नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा है. और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल एकदम रिड्यूस हो रहे हैं, एकदम से रिड्यूस हो रहे हैं. यानी रदरफोर्ड ने ये बोला कि भाई हमारे जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो तो सीधे ही निकल जाते हैं विदाउट एनी इंटरेक्शन विद एटम. कोलिजन हो रही है लेकिन वो उसमें से सीधे ही निकल जा रहे हैं एटम में से. क्योंकि देखो एन थीटा में 0 डिग्री जब है तो एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो आपने क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे अपन, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन. और उसके बाद अपन देखते हैं कि अब ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ता जा रहा है. तो इसमें उसने बताया कि 99% पार्टिकल तो स्ट्रेट निकल जाते हैं. उसके बाद कुछ 0.1% के लगभग पार्टिकल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं. फिर कुछ मामूली पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री, और 8000 में से एक पार्टिकल, क्या बोला, 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री पे रिबाउंस होता है. यहाँ पे उसको ये स्क्रीनटेशन पूरा है, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये पूरा एंगल ये ऐसे है, ठीक है ना. ठीक है ना. एक्चुअल डायग्राम में आपको आई थिंक एनसीईआरटी में दिखा सकता हूँ, आप लोग भी देख सकते. देखो एक्चुअल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है, ये है, ये दिस इज योर एक्चुअल डायग्राम. नाउ यू कैन सी ये पूरा सर्किल है, ये पूरा इसके चारों तरफ क्या डिटेक्टर है. तो उससे क्या हो रहा है, 180 डिग्री एंगल ही मेजर कर सकते हो. आई थिंक इट इज क्लियर. एक्चुअल अरेंजमेंट ये है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मेरा हाथ इधर ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आपका, ये आपका गोल्ड फॉइल रखी हुई है, और ये चारों तरफ जो सर्किल सा दिख रहा है ये डिटेक्टर है. मेरा हाथ गलत चल रहा है, ये चारों तरफ क्या है, डिटेक्टर. ये मेरे नीचे पे जो बनाया है वो बनाया है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डायग्राम.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम मैंने ऐसे दिखाया कि कई बच्चे ये मुझसे पूछ सकते थे कि बोले सब 180 डिग्री मेजर कैसे किया होगा, तो डिटेक्टर से क्या होगा, ये डिटेक्टर पूरा कवर करता है तो 180 डिग्री। तो क्या बोला, 8000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल था जो कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। क्या समझे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, लेस देन 1.1 डिग्री पार्टिकल एट मोर देन 90 डिग्री, एंड 8000 में से पार्टिकल एट 180 डिग्री। अब उसने ये बोला कि यदि, अब रदरफोर्ड देखो कैसे आर्ग्यूमेंट करता है, अब रदरफोर्ड आर्ग्यूमेंट करता है थॉमसन मॉडल को लेकर कि थॉमसन जी क्या बोल रहे थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रदरफोर्ड का आर्ग्यूमेंट नंबर 1 ये है कि इफ द पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed, then the other alpha particle should suffer the uniform scattering। आई थी मेरी बात समझ में, यदि वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो उसका मतलब उस अल्फा पार्टिकल पे एक जैसा फोर्स लगता, एंड दिस अल्फा पार्टिकल शुड हैव फॉलोड ए यूनिफॉर्म स्कैटरिंग, एक जैसी स्कैटरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। अलग अलग इस एंगल पर अलग अलग अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे। 8000 पर एक ऐसा पार्टिकल 8000 में से कि एक पार्टिकल 180 डिग्री पे हो गया, कुछ 90 डिग्री पे हो रहे हैं, कुछ 0 डिग्री पे हो रहे हैं, कुछ और इंटरमीडिएट एंगल्स होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे तो जब ही हो सकते हैं जब इनको डिफ्लेक्ट करने वाला जो, इनको डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो इनको डिफ्लेक्ट कर रहा है। अल्फा खुद भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन है, उस रिपल्शन के कारण क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है, अभी मैं न्यूक्लियर वर्ड नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं अपने मुंह से यहाँ इस टॉपिक में न्यूक्लियाई वर्ड नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियाई तो हमें बताना है क्या होता है। तो इस एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रीजन और ये अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में रिपल्शन है, और रिपल्शन से स्कैटरिंग हो रही है। लेकिन यदि ये पॉजिटिव चार्ज उस पूरे 10⁻⁻10 मीटर यानी उस एटम में यूनिफॉर्मली माना जाएगा, तो उस स्कैटरिंग को भी यूनिफॉर्मली होना चाहिए था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए था। तो इतना वेरिएशन आने का मतलब फिर रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये जब ही हो सकता है जब इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को इस यूनिफॉर्मली न मान के उस एक पॉइंट पे, एक पॉइंट के चारों तरफ सेंटर्ड माना जाए विद इन द लिमिटेड रीजन। मतलब कि रदरफोर्ड का ये आइडिया था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एटम में यूनिफॉर्मली नहीं है, वो उस एटम में एक बहुत ही कम जगह पे सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। तो क्या होता है कि वो अल्फा पार्टिकल जब उसके कांटेक्ट में आता है तो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, तो उसकी कंसिडरेशन में उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगेगा, एंड दिस डिफरेंट डिफरेंट फोर्स विल गिव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग। आई मेरी बात कुछ समझ में आपको। वी आर डेवलपिंग रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल तो सालों पहले चला गया, हजारों सालों, कई 100 साल पहले चला गया, लेकिन अब हम उसको डेवलप कर रहे हैं थोड़ा हमारे लेवल पे समझने के लिए कि इस तरह से उसने ये बोला। समझ में आ रही बात स्टूडेंट सबको, कि इन दिस वे वी कैन से लाइक दैट कि किसी भी, तो अभी आपको समझ में आ गया कि हाउ दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट रदरफोर्ड थॉमसन आइडिया वाज रूल्ड आउट टू spreading of the positive charge uniformly inside the atom. Spreading of the positive charge uniformly inside the atom, this concept given by the Thomson was ruled out because Rutherford, Geiger, Marson experimentally show this study. Experimentally वो बता रहे भैया, ये देखो अब तो एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं। अब आप कह रहे हो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, तो समझ में नहीं आती बात, है ना। तो यहां से फिर ये एक बात हुई, और यहीं से ही फिर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट चालू होता है कि रदरफोर्ड ने बोला कि, फिर उसने अपने मॉडल में बोला कि किसी भी एटम, जैसे अपन यहाँ पे एटम ही बना देते हैं, क्योंकि अपन ये बोल रहे हैं ना कि वो एक एटम के कांटेक्ट में आ रहा है, तो मैं एटम ही बना देते हैं। अब इस एटम में क्या हो रहा है कि जैसे पूरी रेडियस क्या है 10⁻⁻10 मीटर, इस 10⁻⁻10 मीटर रेडियस में भी 10⁻⁻15 मीटर रेडियस, अभी 10⁻⁻50 मीटर रेडियस कहां से बताएंगे भी आपको। 10⁻⁻50 मीटर का ये स्मॉल रीजन हो गया, तो 10 लाख टाइम छोटा हो गया, नहीं हो गया। जैसे आप अपने पूरे, आप जिस रूम में बैठे हैं अभी, उस रूम को यदि आप क्या माने, एक एटम माने, तो उस रूम का 10 लाख का हिस्सा जो होगा वो एक न्यूक्लियाई होगा, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर। न्यूक्लियाई का जो रेडियस होता है वो एटम के रेडियस से क्या होता है 10⁵ टाइम्स स्मॉलर। यही तो बताया गया, एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियाई का 10⁻⁻15
15 मीटर, लगा लो डिफरेंस, 10 के 5 का आ गया, नहीं आ गया प्लस। तो यानी अब 10 के 5 का आइडिया आप देख सकते हो, कोई भी रूम में आप बैठे उसका 10 उस रूम को इक्वल 10 लाख हिस्से में डिवाइड करो आप, तो वो जो 10 लाख दैट इज, तो आप समझ सकते हैं कि एटम का बाकी पार्ट पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दैट पॉजिटिव चार्ज ओनली कंसिस्ट इन वेरी वेरी स्मॉल रीजन, दैट इज न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई वर्ड जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने, वर्ल्ड के सामने, वो न्यूक्लियाई वर्ड को इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड। आज हम तो आसानी से बोल देते हैं न्यूक्लियाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए देखो उसको कितना मेहनत करनी पड़ी, उस वर्ड को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसको कितना एक्सपेरिमेंट करना पड़े रदरफोर्ड को। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता दूं 1-2 साल के नहीं होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपके 10-10, 15-15 सालों की मेहनत के रिजल्ट्स होते हैं। यस, आप थोड़ा फिर देखना पढ़ना कभी अल्फा स्केल एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि ये कोई एक दिन में नहीं हो गया था, कोई भाई आज चलो ठीक है अपन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और हाँ भाई 8-10 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट चलते हैं, इनके रिजल्ट्स का एनालिसिस होता है, क्योंकि किसी को भी यूं ही चैलेंज नहीं कर सकते आप, है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। तो लाइक दैट कि इस तरह से ये, आई थिंक इट इज क्लियर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को आप पढ़िए इस वे में कि आपको, आप सोचिए अपने दिमाग में, आप सोचिए कि और क्या 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। 1 मार्क जैसे ग्राफ पूछ सकता है ना, पूछा भी गया है एक दो, कौन से ईयर में पूछा है मुझे याद नहीं आ रहा, एक ईयर में पूछा गया इस ग्राफ को भी। तो आप अपने मन में सोचो कि इस अल्फा स्केल एक्सपेरिमेंट से 1 मार्क्स की कैसे, ज्यादा नहीं बनेगी, कोई 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक आ जाएगा। फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, फिर उसने बताया कि भाई ये तो एक बात तो समझ में आई गई, तो इसी के आधार पर उसने बताया कि भाई एक बात तो क्लियर हो ही गई कि किसी भी न्यूक्लियाई, किसी भी एटम का जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली उसमें नहीं होके एक 10⁻⁻50 मीटर के स्मॉल रीजन में क्या होता है, सेंटर्ड होता है, उसे न्यूक्लियाई बोलते हैं। और उसके अलावा एटम्स का जो पार्ट होता है वो होलो होता है, उसमें बस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उसने ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था, ऑर्बिट कंसेप्ट का क्रेडिट किसको जाता है, नील्स बोर को जाता है। मतलब जो शेल सब शेल्स का, शेल्स का उसने बताया था कि जिस तरह से एक प्लेनेट होती है, और प्लेनेट क्या होते हैं, सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि वो ऑर्बिट शेल के फॉर्म में हो सकती है, KS KLMN लाइक दैट, जैसा पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिर 18 लाइक, वो चीजें रदरफोर्ड नहीं बताया। रदरफोर्ड ने तो बताया भाई ये न्यूक्लियाई, और अब इसके चारों तरफ पूरा एटम खाली, उस खाली एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब उसका कोई एनर्जी लेवल उसने नहीं बताया, उसने सिंपली बोला कि भाई जैसे हमारे, उसने उसको कंपेयर कर दिया यूनिवर्स से, कि ये जैसे हमारे यूनिवर्स में हमारा जो प्लेनेट होता है वो सन के चारों तरफ, या जो हमारे सैटेलाइट होता है मून, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, बस वो वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब सपोज मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहे हैं, ये रदरफोर्ड की बात थी। तो ऑर्बिट कंसेप्ट में उसने केवल ये ऑर्बिट कंसेप्ट उसने बताई थी किसकी सिमिलर, प्लेनेट से, प्लेनेट सन सोलर सिस्टम में, लेकिन वास्तव में ऑर्बिट तो ऐसी नहीं होती। नील्स बोर ने फिर अपना यही नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का सक्सेस है कि उसने ऑर्बिट्स के बारे में बताया, एनर्जी लेवल के बारे में बताया, और जब ऑर्बिट और एनर्जी लेवल के बारे में बताया तब फिर स्पेक्ट्रम के बारे में लोगों को पता लगा कि हाँ भाई स्पेक्ट्रम का क्या है, ये जो एनर्जी है कहां से आ रही है। ठीक है ना, किसी भी एटम को गैस में से पास करते तो वहां पे आपको लाइट एनर्जी देखने को मिलती है, अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलते हैं, तो वो रेडिएशंस कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी बातें जो है उसको देखने को मिली। आई थिंक इट इज 10:45 एंड गुड स्टूडेंट, good number of students are there today also, 38. So I hope that it is the right time to take the snapshot of your names for attendance purpose. It is the right time. 38 students are there in the class. 39 में से एक तो मैं खुद ही हो गया. Now 39 students are there. Okay, good, अच्छी बात है. If you are taking interest, then it is very good. There is nothing wrong. ठीक है ना. और एक बात और मैं भी करना चाहूंगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड करूंगा आपके.
अभी मैं कुछ एक बार मेरा एक काम कर लें पहले, नाम की फोटो लेने का मैं काम कंप्लीट कर लूं। ठीक है, कार्तिकेय। उत्कर्ष श्रीवास्तव भी फिर छुट्टी मार गया। तो आई थिंक ये अल्फा स्केटर एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें फिर अब मैंने बातें समझ में आ गया कि देखो नील्स बोर में भी अपन ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वहां पे वो अलग अलग एनर्जी लेवल की बातें होती है। और रदरफोर्ड मॉडल में भी बोलता है कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन वो एक ही ऑर्बिट की बात बता दी जैसे सोलर सिस्टम में अपन बोलते हैं। मैं सोलर सिस्टम में प्लेनेट आपके एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक प्लेनेट का एक, तो उसी तरह से वो पूरे इलेक्ट्रॉन को उसने एक एंटाइटी मान लिया रदरफोर्ड ने पूरे इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या मान लिया, एक सिंगल एंटाइटी मान के, और बोला कि वो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वहां पे उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियाई के, ये इस तरह से उसने बताया कि ये जैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता रहता है एकदम, और इनके इसका चार्ज जेड हो गया, ये ई हो गया, तो इनके बीच में क्या लगता रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात बताई थी। तो रदरफोर्ड मॉडल के दो पोस्टुलेट्स बनते हैं, एक तो न्यूक्लियाई की डेफिनेशन खुद, और एक ये कि इलेक्ट्रॉन्स आर सिम एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई इन ऑर्बिट जस्ट लाइक द, आप इसको कंपेयर करके बता सकते हैं, जस्ट लाइक द प्लेनेट्स अराउंड द सन और सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट। ठीक है, तो लाइक दैट, और इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात है, मैं मोस्ट ऑफ द एटम आपका क्या है, एम्प्टी है, खाली है, इस तरह से डायग्राम बनता है। और ये देखो, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन 8000 में से एक पार्टिकल होता है जो 180 डिग्री पे आ जाता है, और कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग एंगल्स पे आते हैं। यहाँ पर एक टर्म और बताई गई है आपके एनसीईआरटी में, इम्पैक्ट पैरामीटर। स्कैटर्ड पार्टिकल्स को पता करने के लिए इसका ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये न्यूक्लियाई की सेंटर लाइन हो गई। तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिससे वो आ रहा है, और यहां से डेविएट हो गया तो ये तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का न्यूक्लियाई की जो सेंट्रल लाइन है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। दोबारा सुन लो, एक टर्म आपके एनसीईआरटी में बताई गई है, एग्जाम में आती है कई बार, बच्चे भूल जाते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। इम्पैक्ट पैरामीटर, impact parameter is the perpendicular distance between the central line of the nuclei and the initial velocity vector of the alpha particle। अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की न्यूक्लियाई से पास होने वाली जो सेंट्रल लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यदि जो पार्टिकल 180 डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहा है तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए बताओ, हमारे डेफिनेशन के आधार बताओ। जो पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, या सीधे शर्मा, वेरी गुड, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है। तो बच्चों ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको, और भी कुछ बातें और है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ये चलेगा चैप्टर फ्राइडे तक। We hope that we'll complete the chapter. I hope that today class is basically clear to everybody. And अभी मैं क्लास एक बार पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, then I talk.